बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, मुज़ाकरात की नाकामी के बाद सूरत ख़राब हो रही है और जो पहली पेशरफ्त है वो ये है कि इसराइल ने लबनान के ऊपर वहशियाना बमबारी शुरू कर दी है। बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर शहादतें हुई हैं और ये मामला अब रुकने का नहीं लग रहा। मशरिक़ वस्ता के ऊपर एक मरतबा फिर जंग के बादल हैं और ऐसा लगता है कि किसी वक्त भी दोबारा खुदा न खास्ता लड़ाई छिड़ सकती है। देखें, होना तो ये चाहिए कि लड़ाई दोबारा ना हो, लेकिन इसराइल से कोई बईद नहीं है वो इस लड़ाई को दोबारा बढ़ावा दे सकता है और अमेरिका को दोबारा इस लड़ाई में शामिल होना पड़ सकता है। देखें, अमेरिका की शमूलियत के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। कई लोग ये कहते हैं कि अमेरिका अब इस लड़ाई के अंदर दोबारा नहीं उतरेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बड़ी मुश्किल से इस लड़ाई से जान छुड़ाई है और वो नहीं चाहेगा कि अमेरिका ईरान के साथ दोबारा लड़ाई में आए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये दावा है कि अमेरिका ने इस टाइम को इस्तेमाल किया है बड़े पैमाने पर मशरिक़ वस्ता में हथियार पहुंचाने के लिए, या अपने नए इत्तेहादी बनाने के लिए, या अपने साथ दीगर ममालिक को लेकर लड़ाई में उतरने के लिए। बहुत सारी पेशरफ्त मशरिक़ वस्ता में हुई है, बहुत सारे हथियार पहुंचे हैं, बहुत सारे बहरी बेड़े जो हैं वो हैं और इत्तेहाद भी बना। एक आपको मैंने बताया था कि बरतानिया ने भी 50 मुल्कों का एक इत्तेहाद कायम करने का दावा किया है अमेरिका के साथ मिलकर आपने हुर्मुज़ को खोलने के लिए। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने इसके ऊपर किसी किस्म की कॉन्सेंट नहीं दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसकी इजाज़त नहीं दी कि ताकत के बलबूते के ऊपर आबनाए हुर्मुज़ को खोला जाए। अब जो भी होगा वो अक़वाम मुत्तहिदा से बार बार होगा। कुछ डेवलपमेंट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले पाकिस्तान, तुर्की और इसराइल के बीच में भी एक तनाव पैदा हो गया। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने जो ट्वीट किया इसराइल के ख़िलाफ़, उस पर इसराइल का सख्त रद्द-ए-अमल आया, जिसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने अपने 2 ट्वीट्स डिलीट कर दिए जो इसराइल की मुखालफत में किए थे। लेकिन अब क्योंकि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हुए तो एक नई सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए भी। लेकिन तुर्की और इसराइल का मामला बहुत गर्म हो गया। इसको BBC ने भी रिपोर्ट किया है, पूरी दुनिया ने रिपोर्ट किया है, क्योंकि ईरान की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाया तुर्की के ऊपर इसराइल ने। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने न सिर्फ तुर्की के ऊपर अटैक किया बल्कि जनूबी कोरिया के ऊपर भी अटैक किया, उनकी क़यादत के ऊपर भी निशाना बनाया। और एक और जो स्टेटमेंट ख़ास तौर पे उर्दगान का था, उस स्टेटमेंट के ऊपर इसराइली काफ़ी सीख पा हुए हैं, जिसमें स्टेटमेंट में तुर्क सदर ने यह कहा कि अगर पाकिस्तान सालसी ना कर रहा होता या इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सालसी ना हो रही होती तो तुर्की इसराइल के ख़िलाफ़ जंग में शामिल होता। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि देखिए तैयब उर्दगान ने अपनी कौम को यह बताया कि सालसी हो रही है, लड़ाई का खात्मा हो रहा है, इसीलिए अब तुर्की इस लड़ाई से बाहर है। अदरवाइज तुर्की ने यह बताया कि अगर ये सालसी ना होती और जंग चलती रहती तो तुर्की इस लड़ाई में इसराइल के खिलाफ शामिल हो चुका होता। तो इसराइल का इत्तेहादी अमेरिका है, तो ईरान का इत्तेहादी तुर्की बन जाता जंग के अंदर। ये बहुत बड़ा दावा है नेतन्याहू की जानिब से। शायद नेतन्याहू ने जिस वक्त ये दावा किया उनके दिमाग में भी नहीं था कि जंगबंदी की कोशिशें नाकाम हो जाएंगी या जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनमें कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। ईरान ने जो जवाब दिया है, देखिए मैं पिछले वीलॉग में आपको कह रहा था कि अमेरिका ने तो जो कहना था कह दिया। JD Vance 3 मिनट से ज़ायद बात करके वो चले गए और उन्होंने पाकिस्तानी सरजमीन को छोड़ दिया। और एक मायूसी थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, ईरान के साथ हमारी कोई डील नहीं बन पाई। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने काफ़ी लचक दिखाई और ईरानियों ने लचक नहीं दिखाई और ईरान की जानिब से वो मुतालबात नहीं माने गए जो अमेरिका ने सामने रखे, और अमेरिका ने बड़ी लचक दिखाई। इस किस्म की बातें उन्होंने की। अब मैं आपको कह रहा था कि जब ईरानी बात करेंगे तो चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो कालीबाफ का जो ईरानी वफद के सरबराह थे उनका पहले स्टेटमेंट आपको बताता हूं। लेकिन एक चीज ना हमें एक और अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। जब मुज़ाकरात होते हैं ना तो आपने कैपेसिटी भी देखनी होती है कि दोनों तरफ से किस तरह के लोग मुज़ाकरात में मौजूद हैं। अब अगर आप मवाजना करें ना तो ईरानी वफद के अंदर 4 तो PhD थे, यानी ये जो लोग हैं जो ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए आए हैं ये डॉक्टरेट हैं, अपनी अपनी फील्ड के मास्टर्स हैं, ये PhD लेवल के लोग हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्कॉलर्स हैं। अब इनकी जहानत और इनकी जो काबिलियत है उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो अपने शोबों में शानदार लोग हैं, उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है लंबे मुज़ाकरात करने की, उनके आसाब बड़े मजबूत हैं, उनका एक एकेडमिक करियर है बड़ा शानदार। दूसरी तरफ जो अमेरिका से लोग आए थे वो उनकी वो कैपेसिटी नहीं थी। अगर आप देखें तो एक डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है,
एक जो है वो नायब सदर अमेरिका का, एक राइटर था पहले, तो उनका वो कैपेसिटी नहीं है, उनकी तालीमी काबिलियत भी वो नहीं है, उनके आसाब भी उस तरह के नहीं हैं जैसे एक आदमी के ट्रेंड होते हैं। तो ईरान की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, ईरान के लोगों में काबिलियत बहुत ज़्यादा थी। जो लोग बैठे मुज़ाकरात में तो वहाँ अमेरिका को काफ़ी दिक्कत हुई, जो दिखाई दे रहा उसमें अमेरिका को काफ़ी दिक्कत हुई। अगर आप जेडी वेंस की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल कर सुने तो ऐसा लगता है कि वो पूरे कॉन्फिडेंस में नहीं थे जैसे कॉन्फिडेंस में वो अमेरिका में होते हैं, और उन्हें बहुत जल्दी थी कि मुझे ज़्यादा सवालात ना सुनने पड़े। उन्होंने सिर्फ एक टोकन किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यानी वो 52 सेकंड बोले और 20 सेकंड उन्होंने पाकिस्तान की बात की, कुछ 30 सेकंड 32 सेकंड उन्होंने जो हुआ उस पर बात की, और उसके बाद 2-3 सवालात के बहुत मुख्तसर जवाब देके वो निकल गए। जितने अहम सवालात थे उन सारों को उन्होंने छोड़ दिया, उनके जवाब उन्होंने नहीं दिए। अब वो सवालात के जवाब हम तवक्को कर रहे थे कि ईरान की जानिब से आएंगे। ईरान ने स्टेटमेंट जारी किया है, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब अभी भी बाकी है। जो ईरान की जानिब से सबसे तगड़ा जुमला है अब तक, वो वजीर खारजा अराक्ची के बयान में से रिपोर्ट हुआ है। जो अब्बास अराक्ची है ना, उन्होंने समंदर को कूजे में बंद किया है। उनका जो जुमला है ना, उसके अंदर सारा जवाब है कि अमेरिका मुज़ाकरात की मेज पर वो सब कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा था जो वो जंग के मैदान में हासिल नहीं कर सका। हम यहां नेक नियति के साथ आए थे, पाकिस्तान से रवानगी से कबर जो जेडी वेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो गैर जरूरी थी, ये बात भी की उन्होंने। तो आमिर मुगल कहते हैं मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि ये सबीन यूनस किसी की कैद में या किसी ने इन्हें पकड़ा हुआ है। तो मैंने इनको यही कहा ठीक है आप साइड पे रहें, अल्लाह ताला खैर करेगा। मुझे अंदाजा नहीं हुआ वो ये कहते हैं कि सबीन यूनस के अगवाकार जो हैं वो फ़ोन करवा रहे हैं। फिर दोबारा फैमिली से बात करवाई सबीन यूनस की, और उन्होंने अपनी फैमिली को कहा कि खतरा है, मैं आज रात बाहर ही रहूंगी। और फिर अगले दिन 3 बजे उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया, जब आमिर मुगल को पकड़ने में पाकिस्तान के जो सपूत हैं वो कामयाब ना हो सके। अब उन्हें डाल दिया गया जो F10 में कश्मीरियों के हक के लिए एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ था उसमें डाल दिया गया। यानी आप अंदाज़ा करें कि एक इज्जतदार खातून है, उनके बच्चे हैं, उनका घर है, उन्हें आते हैं उनके दरवाजे से अगवा करके ले जाते हैं। फैमिली को कुछ पता नहीं कि घर की खातून दरवाजे से अगवा हो गई, और अगले दिन दोपहर 3 बजे तक, यानी अगले दिन सुबह 8 बजे जो है वो हो गए 24 घंटे, और उसके बाद आप 7 घंटे और डाल लें तो ये 31 घंटे तक एक खातून को जबरी तौर पे गुमशुदा रखा गया और उनसे कोशिश की गई कि वो किसी और को भी पकड़वा दें। अब ये पॉलिटिकल खातून है, एक आम इज्जतदार घराने की खातून है। देखें कितना बड़ा जुल्म है, कितनी बड़ी ज्यादती है ये पाकिस्तान में की जा रही। क्या ये ज्यादतियाँ इस मुआहदे से ख़त्म हो जाएंगी? सवाल ही पैदा नहीं, लोग नहीं भूलेंगे इसे। आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, उनके ख़ानदानों को हरास किया जा रहा है। हमारे सैकड़ों सहाफ़ियों का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, उनमें बहुत सारे इस्लामाबाद में भी काम करते हैं। उनके ऊपर एक क्रैकडाउन किया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में हमने किसी आवाज़ को छोड़ना ही नहीं है। हर एक को पकड़ा जा रहा है, हर एक के घर पे छापे मारे जा रहे हैं, उनके घरों की खवातीन को हरासा किया जा रहा है। वकास जावेद खान साहब की फैमिली, वो उन्होंने वीडियो भी भिजवाई मुख्तलिफ दोस्तों को, सोशल मीडिया पे भी आई कि जनाब वो उनके घर के ऊपर जाके हल्ला बोल दिया पुलिस ने, और वो वहां पे थे भी नहीं। बड़े पैमाने पे इकट्ठे होकर चले जाते हैं, सादा कपड़े वाले आगे जाते हैं, पीछे से सिक्योरिटी फोर्सेज या पुलिस वाले यूनिफॉर्म वाले पहुंच जाते हैं। एजेंसियां यही काम कर रही हैं जनाब, आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ी सारे पकड़ लो और कुछ नहीं चाहिए। तो आप यहां से अंदाज़ा करें कि क्या ये जुल्म मिट जाएगा? सेनेटर मुश्ताक जो है वो जेल के अंदर इस वक्त भूख हड़ताल करके बैठे हुए हैं कि फौरी तौर पे जो तलबा है उन्हें रिहा किया जाए। 88 कश्मीरी तलबा को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार किया गया सिर्फ इसलिए कि वो अपने हक के लिए मुजाहरा कर रहे थे और बिल्कुल पुरअमन थे, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं। तो सेनेटर मुश्ताक ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए भूख हड़ताल कर दी। मुतालबा उनका यह है कि कश्मीरी तलबा को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, वरना मैं भूख हड़ताल ख़त्म नहीं करूँगा। अब ये जो जुल्म है ये मुआहदे से ख़त्म हो जाएगा। भाई मुआहदे से कौम खुश है लेकिन आपसे खुश नहीं है। टाउट ये चाहते हैं कि कौम नाचे गाए, डांस करे और खुशियां मनाए। भाई कैसे नाचे गाए? या लाशें गिर रही हैं, इंसानों को मारा जा रहा है। ये नाच गाना सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनके सीने में दिल नहीं है। जैसे मरियम नवाज आतिशबाजी करवाती है, जैसे मरियम नवाज अरशद शरीफ के कत्ल वाले दिन
केक काटती है, जिस तरह कश्मीर में लाशें गिरती हैं वो आतिशबाजी करवाती है, ये लोग कर सकते हैं। आम आदमी नहीं कर सकता। आम पाकिस्तानी के अंदर दिल है और वो अपने बाकी भाइयों की तकलीफ को समझता है। चेयरमैन नैब जो है